गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। थोड़े से गैप के बाद में हमने दोबारा वीडियोस बनाने शुरू किए हैं और हमारे टॉपिक्स डॉग से रिलेटेड रहते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो अभी की फ़िलहाल की जो मार्केट है वो काफ़ी नीचे डाउन चल रही है और किस तरह से डॉग मार्केट शेयर मार्केट की तरह होती है, कभी अप और कभी डाउन, और किस तरह से हमें सस्टेन करना है। देखिए, जब तक आपके अंदर पैशन नहीं है, जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, तब तक किसी भी फील्ड में बहुत लंबा चल पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत से लोग आते हैं, चले जाते हैं। ओवर द ईयर्स करीबन 20-25 साल हो गए मुझे ब्रीडिंग करते हुए। मैंने बहुत सारे लोगों को ब्रीडिंग में आते हुए देखा, चले जाते हुए देखा, और सबके कंडीशंस एक जैसी नहीं होती। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बिल्कुल यंग एज में कॉलेज गोइंग ने ब्रीडिंग स्टार्ट की, काफ़ी अच्छा फ्लरिश किया, लेकिन जैसी शादी हुई कंडीशन घर की चेंज हो गई, बंद कर दिया। जॉब लग गई, बंद कर दिया। घर से प्रेशर आया कि ये काम ठीक नहीं है, बंद कर दिया। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैंने ब्रीडिंग ही स्टार्ट की अपने मैरिज के बाद में। उससे पहले मैं ब्रीड नहीं करता था, सिर्फ डॉग्स ही रखता था। ब्रीडिंग पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट और लोगों की हेल्प होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको घर से अच्छी तरह से हेल्प नहीं मिल पाती तो आप अच्छी ब्रीडिंग नहीं कर सकते। अभी के फिलहाल के माहौल के अंदर जिस तरह का सिनेरियो है, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि ब्रीडर्स पपीज तो कर रहे हैं लेकिन उनको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, डिस्करेज हो रहे हैं। बहुत सारे ब्रीडर्स ये छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब कंडीशन मार्केट की इस तरह की हो कि जहां पे पपीज़ को सेल करना बड़ा मुश्किल हो रहा हो, तो आपको अपना प्रोडक्शन यानी अपने लिटर्स को कम कर देना चाहिए और कोशिश करें कि आप इतना ही लिटर करें कि जो मार्केट के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। अब इसमें कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आप बड़े ध्यान से सुने। देखिए, हम सबको पता है कि मार्केट के अंदर मैक्सिमम टाइम में जो नॉर्मल ब्रीड्स हैं, मैं बिल्कुल न्यू एग्जॉटिक ब्रीड्स की तो बात नहीं कर रहा, क्योंकि एग्जॉटिक ब्रीड्स का जो सिस्टम है वो अलग चलता है। नॉर्मल ब्रीड्स है, जितनी भी ब्रीड्स है, जो रेगुलर ब्रीड्स है, इसके अंदर जो मेल पपी की डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भी पालने वाले होते हैं वो मेल प्रेफर करते हैं। फीमेल पपी की जो कीमत होती है वो कम होती है और डिमांड भी कम होती है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग अक्सर प्रेशर में आ जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम फीमेल्स को जल्दी निकाल दें। अगर किसी लीटर के अंदर ज़्यादा फीमेल हो गई तो लोग परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार ये फीमेल्स तो मेरे सारा मार्केट ख़राब कर देंगी। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ जो शायद आपने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। मेल और फीमेल पपी जब आपके पास होते हैं तो उनकी जो नेचर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। किस तरह से अलग होता है? जो मेल पपी होते हैं वो इनिशियल एज में यानी 2-3 महीने तक तो काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है तो उनका अट्रैक्शन कम होने लगता है कस्टमर्स के और से। आप देखें, कोई भी कस्टमर आपसे अगर पपी मांगेगा तो वो कहेगा कि मुझे पपी ना 2 या 3 महीने का चाहिए। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए लागू होता है, लेकिन क्योंकि डिमांड मेल की ज़्यादा होती है तो 2 या 3 महीने तक मेल पपीज़ अक्सर जल्दी निकल जाते हैं। फीमेल पपीज़ का क्या होता है कि फीमेल पपीज़ की क्योंकि डिमांड कम होती है तो हमें क्या करना चाहिए कि फीमेल पपीज़ अगर आपके प्राइस रेंज में सेल नहीं हो रही है तो आपको रिटेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फीमेल पपी का क्रेज़ 2-3 महीने के बाद में बढ़ता चला जाता है, जबकि मेल की जो क्रेज़ है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। क्योंकि कोई भी पालने वाला, कोई भी कस्टमर बड़ा डॉग खरीदना नहीं चाहता, वो हमेशा छोटा ही डॉग खरीदना चाहता है ताकि वो अपने घर के अंदर उसको सेट कर सके, अपने घर के माहौल के यूज टू कर सके, अपने घर के अंदर उसको वो एक फ्रेंडली माहौल स्टार्टिंग से दे सके ताकि उसको समझने में परेशानी ना हो। तो हमेशा याद रखिए कि जो मेल पपीज़ होते हैं वो अक्सर जल्दी चले जाते हैं 2-3 महीने तक, और जो फीमेल पपीज़ है अगर वो नहीं जा पा रही है, सही प्राइस नहीं मिल रहा है, तो आप उन्हें रिटेन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर और ऐसे लोग जो ब्रीडिंग करना पसंद करते हैं या आगे जाके ब्रीडिंग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को फीमेल्स पसंद होती है, लेकिन वो फीमेल की क्वालिटी देख के लेना चाहते हैं। क्वालिटी कब पता चलती है? जब फीमेल कम से कम 3-4 महीने से ज़्यादा हो जाती है। फीमेल अगर 5 या 6 महीने की है तो ये सबसे अच्छी एज होती है, जिस टाइम आपको फीमेल की क्वालिटी भी पता चल जाएगी और आने वाले कुछ महीने में वो हीट पे भी आ जाएगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके पास में अच्छी क्वालिटी की फीमेल्स भी हैं और अगर वो नहीं निकल पा रही है सही रेट में, क्योंकि डिमांड एकदम मेल की तरह ओवरवेलमिंग नहीं होती फीमेल के इसमें, तो हमें फीमेल रिटेन कर लेनी चाहिए। फीमेल को आप तैयार करें,
जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट तो आपको मिल ही जाएगा। साथ में अगर अच्छे ग्राहक मिल गए तो आपको फीमेल के प्राइस भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप मेल और फीमेल पपीज़ को सेल करने की बात सोचें तो अगर फीमेल पपी सेल नहीं हो पा रहे तो आप उनको थोड़ा सा रिटेन कर लें और उनकी एज बढ़ने दें। क्यों? क्योंकि फीमेल पपी तो आपकी 10, 11, 12 महीने तक भी सेल हो जाएगी। ये बात मैंने अपने ट्रेनर्स दोस्तों को भी बताई है कि अगर आप अच्छे ट्रेनर हैं तो आप अगर किसी डॉग की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो साथ में आप अपने घर के अंदर एक ऐसा स्टॉक भी बनाइए पपीज़ का जो ट्रेंड हो, सेमी ट्रेंड हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, लेकिन वो ट्रेन डॉग लेना चाहते हैं या फिर ऐसा डॉग लेना चाहते हैं जिसको ट्रेनिंग शुरू हो चुकी हो, जो ट्रेनिंग से रूबरू हो चुका हो, ताकि वो आगे चल के ट्रेनिंग में परेशान ना करे। क्योंकि क्या होता है, देखिए ब्रीडर, ट्रेनर्स, इन सबको मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो आपको अपनी मेहनत और को इन्वेस्ट करना है। जैसे बैंक के अंदर हम थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके आखिरी में जाके ब्याज मिला के ज़्यादा पैसा लेते हैं, वैसे ही ब्रीडर्स और ट्रेनर्स को भी इसी तरह से सोचना चाहिए। कैसे सोच सकते हैं? ब्रीडर्स अपनी फीमेल्स को रिटेन करके सही तरह से रेज करके और अच्छी क्वालिटी में सेल कर सकते हैं। मेल तो अक्सर सेल हो ही जाते हैं, मेल भी अक्सर 3, 4, 5 महीने तक आराम से सेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को क्वालिटी चाहिए होती है, जिन लोगों को अच्छी मतलब पेडिग्री चाहिए होती है, वो थोड़ा सा बड़ा पपी ही लेना पसंद करते हैं। ट्रेनर्स के साथ में क्या है कि ट्रेनर्स ब्रीडर्स भी होते हैं अक्सर। तो ट्रेनर्स जो ब्रीडर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि वो अपने लिटर को ट्रेन करना शुरू कर दें, छोटे से लीटर को ही ट्रेन करना शुरू करें। क्योंकि देखिए जानते हैं, सभी ट्रेनर्स जानते हैं कि जो पपी की ट्रेनिंग है वो काफ़ी छोटे पपी से ही स्टार्ट हो जाती है। 2-3 महीने के पपीज़ को ही वो लोग अलग अलग तरह के छोटे छोटे मॉड्यूल से गुजारना शुरू कर देते हैं ताकि पपी आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सके। तो अगर आप अपने पपीज़ के अंदर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, पपीज़ जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 5 का लीटर है, ट्रेनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास 5 का लीटर है, इसमें से आपको लगता है कि 2 की ड्राइव बहुत अच्छी है, तो वो आप 2 डॉग्स को लेके आप ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं और उनको आप एडवांस स्टेज में ले जाके सेल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे प्राइजेस मिलते हैं। और एक चीज़ और होती है कि जो हमारे पास में लेजर टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, उस टाइम को हम यूटिलाइज करके वो टाइम अपने पपीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वो जो ट्रेन पपी होगा उसकी कीमत अलग होगी। तो जो अभी का जो माहौल चल रहा है, इस माहौल के अंदर हम ये काम कर सकते हैं कि हम प्रोडक्शन कम कर दें, अपनी चीज़ की क्वालिटी को मेंटेन करें और अच्छे से ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस करने की कोशिश करें, ताकि जब ये मार्केट सुधरे, जब मार्केट अच्छा हो तो आप वहाँ पे खड़े हों जहाँ पे आप ये कह सकें कि मैं काफ़ी पुराना ब्रीडर हूँ। नहीं तो होता क्या है, बहुत सारे लोग अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, कुछ साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, उसके बाद में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर नहीं झेल पाते। तो मैं आप ब्रीडर से यही कहना चाहता हूँ कि ब्रीडर्स जो भी हैं, अगर मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है तो प्रोडक्शन कम कर दीजिए और अपने लिटर्स को कम से कम कीजिए ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना बन पाए। थोड़े पपीज़ के साथ ही सेलिंग करके ठीक ठाक प्राइस लेके आप सस्टेन करिए। सस्टेन करने का मतलब है कि ये बुरे वक्त को निकालिए और उसके बाद अच्छा वक्त भी आता है। अच्छे वक्त के अंदर हम प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। 5 रुपए की चीज़ 7 रुपए में भी सेल हो जाती है। लेकिन इस टाइम में क्या होता है कि हमारे खर्चे अगर 5 रुपए है और हमारे जो प्रोडक्शन है वो 4 या 5 या 6 रुपए आ रहा है, जो हमारे पास में कॉस्ट सेलिंग के बाद आ रही है, तो हमें प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, लेकिन हमारा शौक तो पूरा हो रहा है। हम मार्केट के अंदर टिके तो हुए। मार्केट के अंदर टिके रहने के लिए आपको लॉन्ग टर्म सोचने के लिए बुरे वक्त में जिस तरह से आंधी चलती है तो हम क्या करते हैं, हम ढक के नीचे मुंह करके किसी चीज़ से ढक के कुछ देर का इंतज़ार करते हैं कि आंधी गुजर जाए। वैसे ही मार्केट के अंदर भी जब ये इस तरह का बुरा वक्त आता है, स्लो डाउन आता है और स्लो डाउन भी किस वजह से आता है, जब अच्छा वक्त आता है तो बहुत सारे न्यू ब्रीडर्स भी जुड़ जाते हैं और ये जो ब्रीडर्स होते हैं ये मार्केट के अंदर ओवर प्रोडक्शन करने की वजह से प्राइजेस को नीचे ले आते हैं। ये हर जगह होता है, जहाँ पे भी डिमांड ज़्यादा होती है तो और भी न्यू प्लेयर्स आके मार्केट के अंदर मार्केट को ओवरवेल्म कर देते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं, इससे प्राइस गिर जाता है। तो ये अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। ब्रीडर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो सही टाइम पे सही डिसीजन लें
और इस बुरे वक्त से बाहर निकल पाएंगे वो, और अपने दोस्तों को भी समझाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर वीडियोस डॉग हेल्थ के ऊपर डालता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, ड्यूराबुल कैनल टाइप करना है और उसके पीछे अपनी बीमारी को लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे।